बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका पार्ट 7 और आखिरी पार्ट हम करने जा रहे हैं। MCQs करेंगे, CRQs करेंगे, ERQs करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इसी में। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो देखनी हो तो हर वीडियो के ऊपर यहाँ देखें, शुरू में ही आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें, पिछला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर का पहला पार्ट भी मिल जाएगा, यानी कि हर चैप्टर का पहला पार्ट भी आपको एंड में मिल जाएगा, इसी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। प्लस ये कि चैप्टर नंबर 15 इस बुक का जो पहला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका पार्ट 1 भी आपको एंड में मिलेगा, इसी वीडियो के एंड में, इसी स्क्रीन पर, जब ये वीडियो ख़त्म होने वाली होगी। इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के भी जो है वो वीडियोस जो हैं उसका लिंक आपको भी वीडियो के एंड में ही मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर ही। ठीक है भाई। और बाकी तफसील से और देखना चाहते हैं तो इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है। ठीक है। रटना नहीं, समझना है। उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट जो कि अपडेट हो रही है, वीडियोस बन रही हैं साथ साथ। चैप्टर 17 अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, बड़ा प्यारा चैप्टर है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो जो है अगला पार्ट उसी का होगा अगला। ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट भी है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स अच्छी नहीं है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस टेंसेस की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, फैक्टराइजेशन है और बहुत सारी चीज़ें। मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। बहरहाल तो शुरू करते हैं, MCQs देखते हैं इसके। पहला MCQ जो है मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, PDF खोल लें इसका, बुक तो अभी आई नहीं है। MCQs पहला जो है इसके अंदर हमारे पास, इसमें आपसे बोल रहा है ये फ्रिक्शनलेस हीट इंजन है। ठीक है भाई। और 100% एफिशिएंट है, ओनली इफ़ इट्स एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज़, के एक फ्रिक्शनलेस हीट इंजन जो है, अगर आप उसको 100% एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, ये तभी मुमकिन है जब उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाए किसके, वो हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाए, और या फिर इक्वल टू इट्स इनपुट टेम्परेचर, या फिर इनपुट टेम्परेचर के बराबर हो जाए उसके, या फिर 0 केल्विन के बराबर हो जाए, या हाफ ऑफ इट्स इनपुट टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, इक्वल टू इट्स, बी ऑप्शन है यहाँ पर, इक्वल टू इट्स इनपुट टेम्परेचर, इक्वल टू इट्स इनपुट टेम्परेचर। ठीक है भाई। नंबर 2 जो है हमारे पास, इसके अंदर बोल रहा है एक रेफ्रिजरेटर है, अगर आप उसका डोर जो है वो खुला छोड़ देते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल राइज फॉल रिमेन्स द सेम, राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द रूम। तो अगर आप एक रेफ्रिजरेटर जो है उसका डोर खुला छोड़ देते हैं तो इससे रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। ए में कह रहा है बढ़ जाएगा, बी में कह रहा है कम हो जाएगा, सी में कह रहा है ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम ही रहेगा, और डी में कह रहा है राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द रूम। भाई ये बढ़ जाएगा, आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये ए जो है इसके ऊपर आप टिक लगा लीजिए। क्यों बढ़ जाएगा, आगे इसी के ऊपर जो है ना एक CRQ है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लें। ठीक है। तीसरा MCQ जो है, हालांकि लॉजिकली हमें तो ये नज़र आता है ना यार, अगर
रेफ्रिजरेटर जो है उसका डोर खुला अगर छोड़ दें तो भाई इससे तो रूम का टेम्परेचर कम होना चाहिए, ना कि रूम का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, तीसरा जो है, विच डिवाइस इज़ नॉट यूज्ड इन डीजल इंजन, कौन सी डिवाइस है जो कि डीजल इंजन में इस्तेमाल नहीं होती? आउटलेट वॉल्व है, पिस्टन है, स्पार्किंग प्लग है, या फिर इंजेक्टर है? तो सी है इसके अंदर, स्पार्किंग प्लग। स्पार्किंग प्लग ये है जो कि डीजल इंजन में इस्तेमाल ये डिवाइस नहीं होती, प्लग की ज़रूरत उसमें नहीं होती। ठीक है भाई। नंबर 4 जो है हमारे पास बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज़ इरिवर्सिबल, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि इरिवर्सिबल है? अगर आप इलास्टिक स्प्रिंग जो है उसको स्लोली कंप्रेस करें, या फिर जो है वो किसी आइसोलेटेड वेसल के अंदर किसी सब्सटेंस की आप स्लोली एवापोरेशन करें, या फिर आप जो है किसी गैस को स्लोली कंप्रेस करें, या फिर कोई केमिकल एक्सप्लोजन जो है वो हो जाए, तो ये डी है। ठीक है, केमिकल एक्सप्लोजन अगर हो जाए तो ये जो है हमारे पास इरिवर्सिबल है। केमिकल एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सप्लोजन, ये एंट्रोपी वाले टॉपिक के अंदर ये बात मैंने समझाई थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पांचवा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज़ पॉसिबल। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि 100% कन्वर्जन जो है हीट की मैकेनिकल वर्क में क्या पॉसिबल है, या फिर पॉसिबल है अगर कंडीशंस जो हैं वो आइडियल हों, या पॉसिबल नहीं है, या फिर पॉसिबल है इफ़ द प्रोसेस इज़ एडियाबेटिक। तो ये सी है जिसमें नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है भाई, वो यही बात करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कोर कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई। नंबर 6 जो है इसके अंदर अगर हम देखें, द चेंज इन एंट्रोपी इज़ गिवन बाय, एंट्रोपी के अंदर अगर आपको चेंज देखना हो तो ये फार्मूलाज दिए हुए हैं उसके अंदर, तो ये ए जो है यही वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। ए ऑप्शन है इसके अंदर एंट्रोपी का फार्मूला। एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो बराबर है चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। 6 जो है, 7 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है, द नेट चेंज इन एंट्रोपी एज अ सिस्टम इन अ नेचुरल प्रोसेस इज़, जो नेट चेंज आएगा एंट्रोपी का किसी भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा, या इनफाइनाइट होगा? तो ये पॉजिटिव होगा। आप ए पे टिक लगा लीजिए। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। नंबर 8 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होगी, पेट्रोल इंजन से कम होगी, या पेट्रोल इंजन के बराबर होगी, या फिर दोनों की एफिशिएंसी जो है वो 1 होगी? तो ये ए है, इसके ऊपर टिक लगा लीजिए, ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन। ए है ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन, ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन, ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन। जो 9 है इसमें आपसे बोल रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या कहता है? एंट्रोपी से रिलेटेड, एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, एंट्रोपी डिक्रीजेज ओवर टाइम, हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, या एंट्रोपी इंक्रीजेज ओवर टाइम? तो ये डी है। ठीक है, इसमें ये बात कर रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीजेज ओवर टाइम है, ये डी है। डी, एंट्रोपी, एंट्रोपी इंक्रीजेस ओवर टाइम, एंट्रोपी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कहता है। आखिरी जो एमसीक्यू है उसमें कहता है, कौन सा प्रोसेस है जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है? रेफ्रिजरेटर कूलिंग, हीट इंजन वर्किंग, गैसेस मिक्सिंग, हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी? तो यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा लॉ जो है वो वायलेट करता है? रेफ्रिजरेटर कूलिंग है, गैसेस की मिक्सिंग है, हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी है? तो ये डी है, इस पे आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, ये डी है, हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, हीट
flowing from cold to hot body, cold to hot body। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और भी बताता चलूँ। देखिए, हम लोग इंसान हैं ना, खुदा नहीं है। खुदा से गलती नहीं होती, अल्लाह से गलती नहीं होती। हम इंसान हैं, हमसे मिस्टेक्स होती रहती हैं। टीचर्स होते हैं, उनसे भी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। कोई इतनी वो हैरत अंगेज़ बात नहीं है। मैं 1700 वीडियोस लगभग बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो है ना। बहुत सारी जगहों पर मुझसे भी मिस्टेक्स होती हैं, तो मैं जब मुझे पता चलता है कि ये मिस्टेक हुई है तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक। तो अभी भी मैं आपको ये कहता हूँ, जैसे अभी पिछले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर नंबर 16 है, उसमें एक कमेंट में नंबर 9 MCQ और नंबर 10 नवा और 10वां MCQ जो है उसके हवाले से कमेंट आया है कि सर उसको दोबारा एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। तो मैंने फिर जवाब में लिखा था कि आप ऐसा करें, क्योंकि बहैसियत यूट्यूबर जो है ना, हम अपनी वीडियोस पब्लिश होने के बाद नहीं देख सकते। हमारा इशू होता है थोड़ा सा रेटिंग वगैरह का, और ये वो बड़े मामलात होते हैं स्ट्राइक्स का, तो हम अपनी वीडियोस देख नहीं सकते। अब इतनी 10-10, 15-15 GB की वीडियोस होती हैं बड़ी बड़ी। ऑब्वियस ही बात है, हम उनको अपने पास महफूज भी नहीं रख सकते। जब हम अपलोड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो अपने पास से डिलीट कर देते हैं, तो हम दोबारा नहीं देख पाते हैं। तो आपके ऐसे कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, आपको डाउट हो, समझ में ना आ रही हो, तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लें जहाँ मैंने ये बात की है, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप व्हाट्सएप कर दें। ये मेरा नंबर है 03332667 आपको बताने की ज़रूरत नहीं, भले आप कौन हैं, क्या हैं, आप सिर्फ ये बोलें कि सर, और स्क्रीनशॉट्स भेज दें, सर ये जो है यहाँ पर ज़रा इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए, हमें ये बात समझ में नहीं आई यहाँ पर, हमारा ख़्याल है कि ये होना चाहिए। तो उस पर इंशाल्लाह काम को टाइम निकाल के उसको देख के उसको रेक्टिफाई करूँगा, और किसी भी वीडियो के अंदर उसको फिर मैं उसी वीडियो के अंदर फिर मैं एडिटिंग करके बता भी दूँगा कि भाई आप ये सही है या फिर ये गलत है, ठीक है। अब आगे चलते हैं CRQs की तरफ, कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं CRQs, CRQs ये कहलाते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस कहलाते हैं, या उर्फ़ आम में इनको हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो आपके पास आ रहा है ना, इसमें पहला जो आ रहा है आपके पास, CRQs पहला जो आ रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बता दीजिए जो कि असरअंदाज होते हैं ऑटोमोबाइल इंजन्स की एफिशिएंसी पर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको बना रखे हैं इसके नोट्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, इनको नोट कर लें आप। साइलेंडर डीएक्टिवेशन, साइलेंडर डीएक्टिवेशन, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। साइलेंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम, टर्बो चार्जिंग जो है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। अब इनको एक्सप्लेन करना तो फ़िलहाल अभी मुमकिन नहीं है, वक्त नहीं है, ठीक है। आप फ़िलहाल लिख लें इसको कि ये फैक्टर्स हैं जिससे एफिशिएंसी मुतासर होती है, ठीक है। टर्बो चार्जिंग जो है, वेरिएबल वॉल्व चेंजिंग है, वेरिएबल वॉल्व चार्जिंग है, वेरिएबल वॉल्व चार्जिंग है, आइडल स्टॉप स्टार्ट टेक्नोलॉजी है, आइडल स्टॉप स्टार्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन है, डायरेक्ट फ्यूल
इंजेक्शन है, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन है, और व्हीकल वेट है। मैं और भी हैं इसके अलावा, लेकिन इतने मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, इतने काफ़ी हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है हमारे पास, इसमें आपसे बोल रहा है what happens to the temperature of a room in which an air conditioner is left running on the table in the middle of the room। रूम का टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा अगर रूम के बीच में एक टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर आप एयर कंडीशनर रख के एयर कंडीशनर को चला के छोड़ दें। रूम के बीच में टेबल रख के उस पर एयर कंडीशनर को रख के चला के आप छोड़ दें, तो रूम के टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा, ये बता दीजिए। आप तो बोलेंगे एयर कंडीशनर बीच में ही रख दिया है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, टेम्परेचर तो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, फॉल नहीं होगा टेम्परेचर, बल्कि टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर विल राइज। रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर विल राइज। अब देखें, पूरे पूरे जवाब लिखना मुमकिन नहीं है ना, इसलिए हम ओरल इनके जवाब बता देता हूँ। लॉजिकल माशाल्लाह आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, खुद ये जवाब अपनी तरफ से बना लें। तो टेम्परेचर विल राइज, क्यों भाई टेम्परेचर क्यों बढ़ जाएगा? उसकी वजह ये है कि एयर कंडीशनर या फिर ये हीट पंप्स कहलाते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की टाइप होती है एयर कंडीशनर, तो इनका काम होता है कि एक जगह से हीट को लेके दूसरी जगह फेंक देना। एयर कंडीशनर भी यही करता है, आपके रूम की जो हवा होती है उसमें जो गर्मी होती है, उस गर्मी को लेके एयर कंडीशनर जो है वो बाहर फेंक देता है। अगर आप जो हमारा आउटर लगा हुआ होता है, देखिए ना, वो गर्म हवा जो फेंक रहा होता है, तो वो रूम की होती है। अगर आप पूरा का पूरा यूनिट जो है एयर कंडीशनर आप रूम के बीच में रख देंगे, जिसमें उसका आउटर भी होगा, सब कुछ होगा, और उसको चलाएंगे, तो फिर क्या करेगा? एयर कंडीशनर रूम से गर्मी लेके रूम में ही फेंकता रहेगा। ठीक है, तो इससे बात समझ आती है? तो चलो ठीक है सर, बात समझ आ गई। एयर कंडीशनर रूम में से बिजली टेम्परेचर लेके, हीट लेके रूम में ही फेंकता रहेगा, तो रूम का टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है ना भाई, एक जगह से उठाया दूसरी जगह डाल दिया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसमें बढ़ क्यों जाएगा टेम्परेचर? भाई वो एयर कंडीशनर जो चल रहा है, क्या वो हीट को यूटिलाइज नहीं करेगा? क्या करेगा ना, उसको चलने के लिए भी तो वर्क चाहिए, कोई एनर्जी जो है उसको भी तो चलाएगी उस एयर कंडीशनर को, और वो एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो उस एयर कंडीशनर को चलने के लिए जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? वो भी तो रूम में ही जा रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो टेम्परेचर विल राइज हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई ना बात मेरी? तीसरा जो सवाल है हमारे पास, इसमें वो आपसे ये बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन हीट बी एडेड टू सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर किसी सिस्टम में के टेम्परेचर को आप चेंज नहीं करना चाहते, तो वो कौन से हालात हैं जिसमें आप हीट को ऐड करें? अब ये देखें, अनोखी बात है ना, ये आप हीट किसी सिस्टम में ऐड करेंगे और उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, ऐसे मुमकिन है अगर फेज चेंज हो रहा हो सिस्टम का ड्यूरिंग फेज चेंजिंग ऑफ सिस्टम, आप हीट जो है वो ऐड करें ड्यूरिंग फेज चेंजिंग ऑफ सिस्टम। इस टाइम आप जो है अगर सिस्टम में हीट को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये फेज चेंजिंग का मतलब क्या है? फेज चेंजिंग का मतलब ये है कि वो वेपर से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से दोबारा लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये फेजेस चेंज हो रहे हैं, ये स्टेट्स चेंज हो रही हैं सिस्टम की। ठीक है, और स्टेट जब चेंज हो रही होती है, उस वक्त अगर आप उसको कोई एनर्जी देते हैं, तो उस वक्त आपको उसको कोई हीट देते हैं सिस्टम को, तो वो हीट जाके उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाती नहीं है, बल्कि ना घटाती है, बल्कि क्या करती है वो हीट? वो जाके कन्वर्जन का काम कर रही होती है। जी, अगर आप आइस को हीट देंगे तो इससे आइस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि आइस क्या करेगी? आइस वो हीट लेके
कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, फेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे टेम्परेचर जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर फेस चेंजेस के दौरान आप सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं। तो नंबर 4 जो है इसमें आपसे पूछ रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू कूल अ रूम बाय कीपिंग द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन? क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप जो है रेफ्रिजरेटर का डोर खुला छोड़ दें और उससे जो है वो अपना रूम जो है वो ठंडा कर लें? अब रेफ्रिजरेटर का रूम जो है, रेफ्रिजरेटर का डोर अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो इससे आपके टेम्परेचर जो है, आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? इस पे एमसीक्यू भी आया था ना, ठीक है, इस पे एमसीक्यू भी आया था। तो क्या होगा, तो आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, क्यों? हीट हॉट रिजर्वियर्स रिमूव्स हीट एंड कोल्ड रिजर्वियर्स receives heat, hence at hot reservoir entropy decreasing while at cold reservoir entropy increases। ये क्या आ गया, कौन सा था, नंबर 4 वाला, इसका जवाब कहाँ चला गया? हाँ, यही लिखा हुआ, नो रेफ्रिजरेटर इज एफिशिएंट एग्जॉस्ट मोर हीट इनटू द रूम देन इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। ये भी वही वाला केस है, क्योंकि देखें जब रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ठीक है, तो वो रेफ्रिजरेटर का भी वही काम है, ठीक है, जो आपने एयर कंडीशनर का सुना था। तो रेफ्रिजरेटर भी क्या करेगा, जब आप उसका रूम डोर खुला छोड़ देंगे वो अपना काम करता रहेगा, वो रूम में से, रूम की एक साइड से हीट निकालेगा और दूसरी साइड पर फेंकता रहेगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पर। तो अगर रेफ्रिजरेटर का डोर खुला हुआ है तो फ्रंट वाली साइड की हीट रेफ्रिजरेटर लेगा और बैक साइड पर उस हीट को फेंकता रहेगा। रेफ्रिजरेटर का यही काम है, इनको हीट पंप्स कहते हैं ना, एक तरफ से हीट लेंगे दूसरी तरफ फेंक देंगे। तो रूम के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है खुला, तो उससे क्या है, उससे दोबारा हीट एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंच जाएगी, रहेगी आपके रूम में। अब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों, इसका भी मैं जवाब दे चुका हूँ कि रेफ्रिजरेटर जो चल रहा है, ठीक है, तो वो कैसे चल रहा है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना चलने के लिए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे वो चल गया रेफ्रिजरेटर। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होगी फाइनली हीट एनर्जी में। तो ये हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, वो भी रूम में ही रहेगी, वो भी रूम में ही रहेगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपके रूम का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूर रूम, अगर आप ऐसा करते हैं। तो नंबर 5 जो है इसके अंदर आपसे पूछ रहा है, व्हेन डज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज? एंट्रोपी जो है सिस्टम की कब डिक्रीज होती है? हाँ, ये जवाब आ गया। अब एंट्रोपी की तरफ चलते हैं। तो हॉट रिजर्वियर रिमूव्स हीट एंड कोल्ड रिजर्वियर्स रिसीव्स हीट। अब देखें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कोल्ड बॉडी होती है एक, ठीक है, कोल्ड बॉडी है और हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी जो है यहाँ से हीट निकल के कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। अब जो एंट्रोपी है, डिसऑर्डरनेस है, वो बढ़ेगी किस जगह पर, कोल्ड बॉडी की तरफ। जहाँ पर हीट फ्लो कर रही है, यहाँ से हॉट बॉडी से निकल के कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जा रही है, तो इस जगह पर एंट्रोपी ज़्यादा होगी, इस जगह पर एंट्रोपी कम होगी। हॉट बॉडी पर एंट्रोपी कम होगी और कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। तो ये बात कर रहा है क्या कि व्हेन डज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस, सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कब डिक्रीज होगी? तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं ना। अगर कोल्ड बॉडी से हीट जो है हॉट बॉडी की तरफ आएगी तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस व्हेन हीट गोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, कोल्ड टू हॉट, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाएगी, तब जाके आपकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कह रहा है आपसे,
6 में कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन दैट इज़ फ्री फ्रॉम थर्मल पोल्यूशन। वो कह रहा है क्या ये मुमकिन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक कि आपको एक ऐसा इंजन बना सकें जिसमें किसी भी किस्म का थर्मल पोल्यूशन ना हो। नहीं भाई, ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता ही नहीं है ना। एयर पोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है, एयर पोल्यूशन का मतलब या थर्मल पोल्यूशन का मतलब, थर्मल पोल्यूशन, थर्मल वर्ड किससे निकला है, हीट से निकला है, ठीक है, थर्म का मतलब ही हीट है। तो यहाँ पर नो, ऐसा मुमकिन नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो बात करता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको जो अमाउंट हीट का दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होगा वर्क में, बल्कि आपका दिया हुआ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका कुछ हिस्सा तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा, यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होगा, बाकी जो है हीट की शक्ल में आपके एनवायरनमेंट में चला जाएगा। अब हीट की शक्ल में एनवायरनमेंट में जब जाएगा तो एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगा ना, और ये हीट जाके पल्यूट कर रही है तो हम इसको क्या कहते हैं, थर्मल पोल्यूशन। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसके मुताबिक ऐसा कोई इंजन नहीं बन सकता जिसके तहत थर्मल पोल्यूशन ना प्रोड्यूस हो। तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है। डिटेल मैंने बता दी है, बाकी आप इसको लिख लीजिएगा। 7 में कह रहा है, कैन हीट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। देखिए ये 6 वाली बात कोई दोबारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा है। क्या हीट जो है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है? नो भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो बात करता है कि आप जो हीट दे रहे हैं वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, डिफाइन दैट वाई एंट्रोपी हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड एज टाइम एरो। एंट्रोपी को जो है वो टाइम एरो क्यों कहा जाता है? टाइम एरो, एंट्रोपी को टाइम एरो। आप मुझे बताइए एरो क्या होता है? ये होता है। और एरो जो है, ये एरो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? डायरेक्शन के लिए। तो इसका मतलब एंट्रोपी जो है वो वक्त की सिमत बता रहा है, वक्त की डायरेक्शन बता रहा है कि आपका टाइम जो है, आपका और हमारा टाइम, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस सिमत में जो है ये वक्त जा रहा है। एंट्रोपी क्या बता रहा है हमें? तो बिल्कुल ये एंट्रोपी हमें बता रहा है, बिल्कुल ये जो है टाइम एरो जो है, बिल्कुल एंट्रोपी जो है, यस एंट्रोपी जो है वो क्या है? टाइम एरो है। क्यों? क्योंकि ये हमें यही बता रहा है कि एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। और एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस, बेतरतीबी का बढ़ना, मतलब डिस्ट्रॉय होना, तबाह होना चीज़ों का, अपने वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जाना। तो आप जो आज देख रहे हैं मुझे, कल जब सुनेंगे तो इस वक्त वो ये जो एक दिन गुजरेगा, तो इस एक हर लम्हा जो आपकी ज़िंदगी का गुजर रहा है वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, वो तबाही की तरफ जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो और एंट्रोपी भी तो यही कहती है, एंट्रोपी भी तो असल में डिसऑर्डरनेस को मेजर करने का नाम है भाई। तो जब आप एंट्रोपी की बात करते हैं कि एंट्रोपी जो है वो पूरी कायनात के अंदर वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब पूरी कायनात में हर गुजरते वक्त के साथ डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि यस, एंट्रोपी इज़ अ टाइम एरो। और क्या ये जो टाइम एरो है एंट्रोपी, ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है हमें? तबाही की, डिस्ट्रक्शन की। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तो ये यकीन है ना कि क़यामत कायम होगी भाई, दुनिया तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। साइंस भी एंट्रोपी की ज़बान में इसको एक्सेप्ट करता है, इस कॉन्सेप्ट को, कि ये सिस्टम एक दिन कोलैप्स हो जाएगा सारा का सारा। और एंट्रोपी ही वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ये बताता है। ठीक है भाई, ERQs की तरफ चलें, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ERQs ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ERQs सब के सब मैंने वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दी हैं। पिछले जो मैंने पार्ट बनाए हैं, कितने, ये 7वां पार्ट आखिरी पार्ट है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें ERQs में कह रहा है, ERQs के फुल वर्ड्स हैं एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। एक्सटेंडेड
रेस्पॉन्स क्वेश्चन, लिखने की ज़रूरत नहीं, हर दफ़ा मैंने लिखा ही है इसको, ठीक है। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें पहला जो है आपसे बोल रहा है दो स्टेटमेंट्स दे दीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। पहले पार्ट के अंदर ही दोनों स्टेटमेंट्स आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दी जा चुकी हैं, एक लॉर्ड केल्विन ने दी थी, दूसरी रोडोल्फ क्लॉजियस ने दी थी। एलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को बताइए भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पर्सपेक्टिव में, तो इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वैसे मैंने उसमें भी बताई है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें जो है आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। ये पहले पार्ट में ही बताई हुई मैंने कि हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है हीट इंजन, एंड आल्सो ड्राइव द फार्मूला फॉर इट्स एफिशिएंसी। इसका फार्मूला ड्राइव भी किया जा चुका है पार्ट 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी एक्सप्लेन किया जा चुका है पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपसे पूछ रहा है कारनोट इंजन क्या होता है, ये बता दीजिए, और गिव द ऑपरेशन ऑफ कारनोट साइकिल, और कारनोट साइकिल के ऑपरेशंस बता दीजिए जो 4 ऑपरेशंस हैं, एंड शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ इवन दिस इंजन इज़ लेस देन 100%। और ये साबित कीजिए कि हत्ता के कारनोट इंजन जो है वो ज़बरदस्त इंजन कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 100% एफिशिएंसी नहीं देता। तो कारनोट इंजन के ऊपर भी पूरी वीडियो जो है वो बनी हुई है, सारी तफसीलात उसके अंदर बताई जा चुकी हैं, ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डिस्क्राइब दैट रेफ्रिजरेटर इज़ अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स, कि रेफ्रिजरेटर भी असल में हीट इंजन ही है, लेकिन ये उल्टा काम करता है हीट इंजन्स के मुकाबले में। हीट इंजन्स जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ का सफ़र है, और रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ का सफ़र है। इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, बता चुका हूँ मैं तफसील से। एज दैट ऑफ एन आइडियल हीट इंजन एंड फाइंड इट्स एफिशिएंसी, ये तफसीलात हो चुकी, सब वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका, डेरिवेशन हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन द चेंज इन एंट्रोपी इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ एडिड। ये बताइए एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है जब हीट जो है ऐड की जाती है, और नेगेटिव हो जाती है जब हीट जो है रिमूव की जाती है सिस्टम से। एंट्रोपी वाले कॉन्सेप्ट में वीडियो में ये बात बताई जा चुकी सारी। एक्सप्लेन दैट इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट भी कि एनर्जी के डिग्रेड होने का ताल्लुक क्या है एंट्रोपी से, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंट्रोपी वाली वीडियो के अंदर ही। अब यहाँ पर आप देख लें न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या कहता है, 8 न्यूमेरिकल हैं टोटली, और इसमें जो बेस करती है ना सबसे अहम तरीन चीज़, जिन बच्चों ने वो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है ना, पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें वर्कड एग्जाम्पल्स जो हैं ख़ास तौर पे मैंने उस पर आपको फोकस किया है कि यार वर्कड एग्जाम्पल्स उस पर ग्रिप करें अपनी, अगर आप अच्छी जो है न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो। न्यूमेरिकल्स पहला जो है हमारे पास इसमें बोल रहा है कारनोट इंजन जो है, कारनोट इंजन जो है वो 2000 जूल्स की हीट जो है वो लेता है रिजर्वियर से, और इस रिजर्वियर का टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन है। और फिर ये कारनोट इंजन कुछ वर्क करता है, और वर्क करने के बाद बाकी बची हुई एनर्जी, हीट एनर्जी को जो है वो जो कोल्ड रिजर्वियर है वहाँ पर फेंक देता है। उस कोल्ड रिजर्वियर का टेम्परेचर जो है वो 350 केल्विन है। हाउ मच हीट इज़ डिस्कार्डेड, कितनी हीट जो है वो डिस्कार्ड की है, रिजेक्ट की है, जाके कोल्ड रिजर्वियर के अंदर डाल दी है कारनोट इंजन ने, वो बताइए। हाउ मच वर्क डज द इंजन डू, कितना जो है वर्क डन किया है इंजन ने, ये भी बताइए, और एफिशिएंसी भी बताइए। 3 चीज़ें इसने आपसे अभी पूछी हैं, 3 चीज़ें इसने आपसे पूछी हैं। डेटा बना लेते हैं इसका, ठीक है। डेटा ये हमारे पास Q1 2000 जूल्स,
ये Q1 जो है ये हमेशा हॉट रिजर्वियर की तरफ होगा, हॉट रिजर्वियर, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर 1 भी इसी का होगा, कितना उसने बताया, 500 केल्विन। और टेम्परेचर T2 जो है ये भी इसी का होगा, ये 350 केल्विन है, ठीक है। और Q2 ये बोल रहा है, ये बताइए, यानी कि वो हीट जो कि हॉट कोल्ड बॉडी की तरफ ज़ाया हो रही है, बच जाने वाली हीट, ठीक है। तो ये हीट हमेशा ज़्यादा होगी Q1, ये बात जहन में रखिएगा, और बच जाने वाली हीट जो है वो कम होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ही वर्क डन निकलेगा। मतलब ये Q1 जो है, अभी बताता हूँ इसको, ये तो ख़ास पॉइंट है ना इसका। अच्छा, वर्क डन आपसे पूछ रहा है, ये बताइए, और आपसे ईटा मींस एफिशिएंसी भी पूछ रहा है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंसी जो है उसको निकाल लेते हैं। ये एफिशिएंसी या ईटा जो है यार, ये आगे बढ़ने से पहले जो ना ये चीज़ें कुछ नोट कर लो जल्दी से, वरना आप परेशान रहेंगे। क्या बात है, ये Q1 इसको T1 भी कहते हैं और इसको TH भी कहते हैं। Q2 इसको आप T2 भी कह लें और TC भी कह लें। समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, मोर हीट, ये हॉट रिजर्वियर, मतलब हॉट रिजर्वियर से रिलेटेड ये तीनों चीज़ें हैं। ये Q भी है, ये T1 भी है और ये TH भी है। ये तीनों टर्म्स हॉट रिजर्वियर से रिलेटेड हैं और ये कोल्ड रिजर्वियर से रिलेटेड हैं, Q2, T2 और TC। TH का मतलब है हॉट रिजर्वियर, TC का मतलब है कोल्ड रिजर्वियर, ठीक है। ये नोट कर लिए। अच्छा, दूसरी बात, ये Q1, T1 और TH ये हमेशा ज़्यादा होगा, मोर। और ये जो Q2, T2 और TC होगा ये हमेशा लेस होगा, ये कम होगा। इस बात को पक्का जहन में रखना। आप वैल्यूज़ चेक करेंगे ना, जो आपको ज़्यादा नज़र आती है तो समझ जाइए वो 1 वाली सीरीज़ का है, 1 1 1 और ये H लिखा हुआ है। ये देखें, T1 कितना है 500 केल्विन, T2 कितना है 350 केल्विन। समझ जाइए ये कोल्ड रिजर्वियर से ताल्लुक़ रखता है T2 वाला। Q1 कितना है 2000 जूल, Q2 हमसे फाइंड आउट करने की बोल रहा है। समझ जाइए ये कोल्ड रिजर्वियर से ताल्लुक़ रखता है इसका। ये नोट कर लें अपने पास, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो देखें इसमें आपको फ़ायदा देगा, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पहले जो है हम अगर इसको ईटा को फाइंड आउट कर लें। अब ये ईटा या फिर एफिशिएंसी का भी एक जनरल फार्मूला है यार, उससे नहीं हटना। ये पेरेंट फार्मूला है, ये मास्टर फार्मूला है इसका, इसी में जगह जगह चेंजेस होगी। एफिशिएंसी जो है वो बराबर है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट का मतलब ये है कि कितना अमाउंट आप हीट का दे रहे हैं और उसके नतीजे में कितना वर्क डन जो है आपको मिल रहा है। 3 चीज़ें हैं ना यार, देखो इसको याद रखना, 3 चीज़ें। एक ये है, ये अमाउंट ऑफ हीट जो कि आप दे रहे हैं इंजन को, कि भाई इतनी हीट आपको दी जा रही है, इंजन साहब आप वर्क डन कर दो। लेकिन पूरा वर्क डन तो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर अगर ये 100 जूल्स है तो 100 जूल्स पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा जो है इसका, ज़्यादा हिस्सा इसका ज़ाया जा रहा है, जिसको हम Q2 कह रहे हैं, कोल्ड रिजर्वियर की तरफ ज़ाया जा रहा है, जिसको हम Q2 कह रहे हैं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये 60 जूल्स जो है ये ज़ाया जा रहा है। तो 100 जूल्स और 60 जूल्स, इतनी हीट इंजन को दी गई थी, इतनी हीट जो है वो ज़ाया चली गई। तो कितनी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुई? कॉमन सेंस की बात है यार, 40 जूल्स, 40 जूल्स, 40 जूल। तो वर्क डन असल में आपकी दी हुई हीट और ज़ाया गई हुई हीट का फ़र्क होता है, वर्क डन। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि वर्क डन जो है वो क्या है, Q1 माइनस Q2,
ये चीज़ें पहले ही नोट कर लें, नहीं तो आप प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स में फंस जाएंगे, आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। इनको पहले ही नोट कर लें जो मैंने लिखवाया, हॉट रिजर्वियर, कोल्ड रिजर्व। अब यहाँ पे Q1 और Q2, Q1 देख लीजिए ये ज़्यादा अमाउंट वाला होगा, कितना होगा 100 जूल मिसाल के तौर पर। Q2 ये 60 जूल, इसको माइनस करेंगे तो वर्क डन आपको मिल जाएगा। अब मैं आगे ऊपर बता चुका हूँ Q1 बराबर है T1 के और T1 बराबर है TH के। तो अब यहाँ पर ये भाई ये भी हो सकता है जी, ये भी हो सकता है ये T1 माइनस T2 जी, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है W बराबर है TH माइनस TC। तो कई तरह से वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बताने का मकसद आपको ये है। अमाउंट ऑफ हीट आपके पास दोनों हैं, वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास दोनों के टेम्परेचर हैं, आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास जो है वो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आउटपुट आपका वर्क डन है और इनपुट आपका क्या होगा, जितनी हीट आप दे रहे हैं। तो मैं इसको Q1 कर दूं, Q1 कर दूं, ये आ गया आपको। अब इसमें और क्या चेंजेस होगी, एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से, ठीक है। तो एफिशिएंसी की जगह ईटा और यहाँ पर W आ गया और W के बाद ये हो गया Q1, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें Q2 फाइंड आउट करना है। तो Q2 तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले ये फाइंड आउट कर लें, ये ईटा एफिशिएंसी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वर्क डन आपके पास है, वर्क डन आपके पास है, टेम्परेचर कितना है T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, ये रहा ना। तो इसी W की जगह पर क्या ले सकते हैं, T2 माइनस T1 और T1 माइनस T2, और ये क्या है हमारे पास। अच्छा, इसमें आगे एक और काम होता है यार, वो एंड में चले जाते हैं डायरेक्टली, जो ना मैं डायरेक्ट नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ आपको इस मास्टर फार्मूले के ज़रिए ही आगे लेके चलूँ, ताकि आपको बुनियादी चीज़ पता चले। वरना तो आप याद फार्मूलाज याद कर करके पागल हो जाएंगे आप मास्टर फार्मूला उठा लें एक, उसको ही आगे लेके चलें। तो अब इसी को देखें, मैं आगे लेके चल रहा हूँ इसी को। एफर्ट बराबर है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू W अपॉन Q1, और ये एफर्ट की जगह पर ये ईटा आ गया और ये W अपॉन Q1। अब W की जगह पर, वर्क की जगह पर मैं Q1 माइनस Q2 कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको Q1 ये दोनों के नीचे, Q1 इस Q1 के नीचे, Q1 इस Q2 के नीचे, तो मैं इसको अलग अलग कर लूँ, ये कट जाएगा, Q1 से Q1 कट गया, ईटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब देखें मैं Q1 और Q2 को यहाँ यार बराबर कर चुका हूँ T1 T2 के। तो अब इसमें मैं ये भी चेंजेस कर सकता हूँ, देखें कि ईटा जो है वो बराबर है 1 माइनस T2 अपॉन T1, कर सकता हूँ ना। आप कनेक्शन देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ चला। अब इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे इजीली कि ईटा बराबर है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, कह रहे 1 माइनस ये T2 अपॉन T1 आ कहाँ से गया, क्यों लेके आए हम, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर गिवन है ना, टेम्परेचर गिवन है 1 माइनस T2, T2 हमेशा कम वाला होगा, पहले ही बता चुका हूँ। Q2 हमेशा कम वाला होगा, पहले ही बता चुका हूँ। 1 वाले जो है वो ज़्यादा होंगे, Q1 ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ T2 जो है ये कम है 350 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 500। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास, और फिर मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहिए ना, एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 30%, 30%। तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई 30%। अब Q2 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दोबारा इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब Q2 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
कैसे Q2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखें। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला दोबारा आप लगा दें। एफिशिएंसी किसके बराबर है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब बोलें तो वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर है, Q1 के, और यहाँ पर वर्क डन जो है वो क्या हो सकता है, Q1 माइनस Q2, और ये Q1, और ये हो जाएगा फिर फाइनली क्या, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू ईटा। ये फार्मूला आपके पास बन जा रहा है। आपके पास Q1 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये Q2 आपको चाहिए, ठीक है। अब ये Q1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और फाइनली यहाँ पर ईटा मल्टीप्लाई बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2, और यहाँ पर अगर आप Q2 आपका टारगेट है क्योंकि, तो Q2 को यहाँ पर लेके आ जाएं आप, तो ये फाइनली आपके पास जवाब आ जाएगा। Q2 जो है वो आपका अरे यार इतनी दर्दसरी करने की क्या ज़रूरत थी, ये पहले आ गया ना। चलें वर्क डन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है यार, वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। असल में मैं इस तरतीब से चलाऊँ, ये ईटा फिर ये वर्क डन, तो यहाँ पर हमारे पास ये ले, ठीक है, ये रहा वर्क डन, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से, वर्क डन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो ईटा हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास 30%, 30% बोलें तो 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय Q1 आपके पास कितना है, 2000। तो वर्क डन जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 600 जूल्स, 600 जूल, ठीक है। वर्क डन भी आ गया 600 जूल्स, 600 जूल। तो पहले ईटा फाइंड आउट किया है, फिर वर्क डन फाइंड आउट किया, अब Q2 जो है इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्क डन आपका किसके बराबर है भाई, Q1 माइनस Q2, है ना। वर्क डन आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर 600, सॉरी 6000 नहीं है, 600 है, 600 जूल्स। अभी आपने फाइंड आउट किया है तो इसकी जगह पर आ जाएगा 600। Q1 जो है गिवन है आपको 2000, ये 2000 आ गया, माइनस Q2 को यहाँ ले आइए, ये 2000 यहाँ माइनस 600 हो गया, और ये Q2 जो है आपका कितना हो जाएगा, 1400 जूल्स, ठीक है भाई, 1400 जूल्स। जितनी बुनियादी बातें मुझे बतानी थी वो अब मैं बता चुका, अब मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हर चीज़ की लॉजिकल आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देखिए मुंह उठा के ये नहीं कर सकते, हमारे लिए मुमकिन नहीं है इतने सारे फार्मूलाज को याद करना, ठीक है। तो आप पेरेंट फार्मूले को पकड़ लिया करें, जो पप्पा फार्मूला है ना, जो मास्टर फार्मूला है उसको लें, उसमें वो आपके पास है ना, उस पर आपको वर्कआउट करना आता है, बस फिर कोई टेंशन की परेशानी की कोई बात नहीं। दूसरा जो हमारे पास न्यूमेरिकल है यहाँ पर, यहाँ पर 1 किलोग्राम आइस का बता रहा है कि 1 किलोग्राम आइस है, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो 1 किलोग्राम आइस जो है मेल्ट हो रही है, पिघल रही है और कन्वर्ट हो रही है पानी में, और पानी का उस वक्त टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ठीक है। कंप्यूट इट्स चेंज इन एंट्रोपी, आप चेंज इन एंट्रोपी जो है उसको कंप्यूट कीजिए, ठीक है भाई। डेटा बना लेते हैं पहले इसका। डेटा मास जो है वो 1 किलोग्राम है, इसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसमें प्लस 273 केल्विन आप ऐड करेंगे तो ये 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, वो चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है। इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एंट्रोपी जो रिलेटेड है ना वो फेज चेंज से,
बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बिल्कुल अलर्ट हो जाया करें जब फेस चेंज की बात हो रही हो, सॉलिड से कोई लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से कोई गैस बन रहा हो, गैस से कोई लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से कोई सॉलिड बन रहा हो, फेस चेंज हो रहा। तो यहाँ पर हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये हमारे पास आ जाता है, ये वाला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर हम आइस को देखें ना यहाँ पर, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है यूनिट से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से जो है वो इसके यूनिट से फॉर्मूला देखें, मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो जूल्स पर ग्राम में इसकी ये वैल्यू होगी, किलो जूल्स पर किलोग्राम में नहीं, जूल्स पर ग्राम में इसकी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू ये होगी। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जूल्स पर ग्राम, तो मैं इसको यूँ कर लूँ, जूल्स डिवाइडेड बाय ग्राम, ठीक है भाई। और ये जूल्स किसका यूनिट है, हीट का यूनिट है, तो इसकी जगह क्यों लिख सकता हूँ। ग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, तो इसकी जगह पर फिर मैं जो है वो जूल्स पर ग्राम, हाँ मास का, सही है बिल्कुल। तो ये किसका यूनिट है, मास का। तो यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो जूल पर ग्राम उसका यूनिट है, तो यूनिट आपको फॉर्मूला बता रहा है भाई जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ये। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये सिर्फ 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का, 1 ग्राम की वैल्यू है ये। आपको चाहिए 1000 ग्राम की, तो 1 ग्राम की वैल्यू आपके पास है ना, 1000 ग्राम की अगर आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, ये मास है, ठीक है। और ये तो फिर इसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ये Q जो है इस मास को यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मास, और ये अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या है, 334 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 1000, और यहाँ Q की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 3,34,000, 3,34,000 जूल्स, ये Q की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्या थी, और यहाँ पर ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से इसके यूनिट की मदद से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फार्मूला हमने बनाया है, और इसके अंदर हमने ये जो हीट फाइंड आउट की है Q, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एंट्रोपी का अगर आप फार्मूला देखें ना, इसमें ये हीट आ जाती है और ये टेम्परेचर भी आ जाता है। तो आपको एंट्रोपी अगर फाइंड आउट करनी है तो अमाउंट ऑफ हीट भी तो आपके पास होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं आपके पास, टेम्परेचर है सिर्फ आपके पास, एक टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमें ये Q चाहिए था, और ये Q फाइंड आउट करने के लिए हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूले वाली ये मैंने सारी बातें बताई हैं आपको कि मास की मदद से किस तरह हमने ये हीट फाइंड आउट की। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, हीट कितनी दी है 3,34,000 जूल्स, इसको डिवाइड कर देंगे, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 273, तो चेंज इन एंट्रोपी आपके पास आ जाएगा 1223.4 जूल्स पर केल्विन, ठीक है भाई। चेंज इन एंट्रोपी आपने फाइंड आउट कर ली। तीसरा जो है हमारे पास प्रॉब्लम, इसमें कह रहा है कि एक टरबाइन इंजन है हाई प्रेशर स्टीम का, ठीक है, और उसमें स्टीम को आप हीट कर रहे हैं इन अ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन इंजन। इंजन की बहुत सारी किस्में होती हैं, ये जो इंजन है ये किस में लगा हुआ है, ये इंजन जो है वो लगा हुआ है हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में। टरबाइन मशीनरी है, ठीक है, जो चलती स्टीम से है, जो स्टीम से चलती है, भाप से चलती है, और इस टरबाइन के अंदर जो स्टीम बन रही है उसका प्रेशर बड़ा हाई है, और इसको चलाने के लिए, ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो इन अ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन, तो ये हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन का जो इंजन है, द स्टीम इज़ हीटेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस इंजन के अंदर स्टीम को हीट किया जा रहा 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड एग्जॉस्टेड एट अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है स्टीम को हीटअप किया जा रहा है,
और उससे काम लिया जा रहा है, और आखिर में बच जाने वाली हीट एग्जॉस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है। उसका टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? आपसे हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी इंजन की पूछ रहा है, ठीक है, जो इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान काम करेगी जो इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान काम करेगी। सवाल समझ आ गया? नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3, अब इसका डेटा देखें। आपसे पूछ क्या रहा है? एफिशिएंसी पूछ रहा है T1 T2, ठीक है। एक टेम्परेचर कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए T2 मैंने बताया था ना कि कम होगा, ठीक है, प्लस 273 प्लस 273 केल्विन में हो जाएगा ये 873 केल्विन और 363 केल्विन, ठीक है। एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद है? 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में लेनी हो तो फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईटा बराबर है 1 माइनस 363 डिवाइडेड बाय 873 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एफिशिएंसी इसकी निकल जाएगी 58.4%। आपकी बुक के अंदर मेरे ख्याल में कितनी दी हुई है एफिशिएंसी? 58.4 है, तो हमारे पास भी 58.4% ही आ रही है, ठीक है भाई, परसेंटेज में ये आ गई। चौथा न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें आपसे बोल रहा है कि अच्छा, तालाब जो होता है ना, तालाब ठंडे इलाकों में भी अगर आप देखें तो तालाब वो या कोई झील है या तालाब है, उसकी सरफेस का जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और तालाब या झील के जो बॉटम का जो उसकी तह होगी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सरफेस वाटर का और बॉटम वाटर का, मानचेस्टर लेक जो है, मानचेस्टर लेक जो है उसका कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको अब देखें, इसने सरफेस वाटर का टेम्परेचर अभी नहीं बताया, ना इसने बॉटम वाटर का टेम्परेचर आपको बताया। इसने बताया फ़र्क आपको कि इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब ये बता रहा है कि अज्यूम कर लें, फ़र्ज़ कर लें सरफेस वाटर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। हाईएस्ट एफिशिएंसी बता दीजिए स्टीम इंजन की could have if it operates between these two temperatures। तो स्टीम इंजन जो है यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर वो काम करता है तो हाईएस्ट एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, ठीक है, ये बताना है आपने। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T और टेम्परेचर T2, ठीक है, ये टेम्परेचर T जो है इसका डिफरेंस ही है। अब ये कितना है हमारे पास? ये 5 डिग्री का है, और T1 कितना है हमारे पास? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। T2 आपको पता नहीं है, T2 आपको पता नहीं है। ये जो टेम्परेचर है ये डेल्टा T है बेसिकली, लेकिन मैं इसको T लूँगा, वजह बताता हूँ अभी, इसको मैं T लूँगा। तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सरफेस का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉटम का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉटम का टेम्परेचर जब तक आप पता नहीं करेंगे आप एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, और बॉटम का टेम्परेचर फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है यार। आपके पास जब डिफरेंस मौजूद है, यानी कि डेल्टा T जो है वो बराबर है T1 माइनस T2 के, और यहाँ पर T1 कितना है आपके पास? 20 डिग्री, और T1 कितना है? 20 डिग्री, और T2 जो है यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर ही चेंज इन टेम्परेचर ये रहा, तो डेल्टा T की जगह पर ये 5 आ गया, T1 की जगह पर ये 20 आ गया माइनस T2, और T2 को यहाँ पर लेके आएंगे
5 को वहाँ ले जाएंगे तो 20 माइनस 5, और ये T2 जो है आपके पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ जाएगा। तो ये T2 आ गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एफिशिएंसी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 माइनस T2 हमारे पास कितना निकला है 15। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किस में, केल्विन में। तो ये जो है प्लस 273 हो जाएगा, और ये 15 जो है ये भी प्लस 273 हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस 273 हो जाएगा। तो ये बनेगा कितना, T2 288 केल्विन ये हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 293 केल्विन, 293 केल्विन। तो यहाँ पर हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1.70%। तो ये एफिशिएंसी आपके पास आ गई 1.70%। ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें आपसे हीट इंजन की बात कर रहा है और उसका रेट जो है वर्क डन का वो आपको बता रहा है 500 किलोवाट का। एफिशिएंसी इंजन की बता रहा है 30%, और आपसे बोल रहा है कि लॉस ऑफ हीट जो है वो कैलकुलेट करें पर आवर। 1 घंटे में कितना जो है वो हीट का लॉस हो रहा है हीट इंजन के अंदर। उसने आपको इनपुट रेट जो दे रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पावर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ज़रा उसको भी समझ लीजिए। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब पावर एक तरह से आप ये समझ लें कि वर्क ही की एक दूसरी शक्ल है जिसमें आपने टाइम को इंट्रोड्यूस करा दिया है, इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो उसने आपको इनपुट दे दिया है यहाँ पर। ये थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए प्रॉब्लम। ठीक है, पावर उसने बता दिया है आपको 500 किलोवाट। इसको अगर हम वाट में कन्वर्ट करें तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये किलोवाट से वाट में कन्वर्ट हो जाएगा 5 लाख वाट। ठीक है भाई, ये आपका पावर जो है ये आउटपुट है। आउटपुट एफिशिएंसी वाला फार्मूला याद है ना, उसमें वर्क डन था, एफिशिएंसी वाला फार्मूला अभी लिखते हूँ। अच्छा, उसने आपको बताया है एफिशिएंसी 30% है यहाँ पे। ठीक है, Q2 वो आपसे पूछ रहा है पर आवर के हिसाब से। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम इसके चलते हैं अभी, अब यहाँ पर देखें ये वो ईटा वाला जो फार्मूला। अब एक नई चीज़, ये ईटा जो है किसके बराबर है, ये 1 माइनस T2 T1 के बराबर है। यही ईटा जो है वो बराबर है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। और यही ईटा जो है इसके अंदर ये इसके भी बराबर है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और आउटपुट किसके बराबर है, वर्क डन के, और इनपुट किसके बराबर है, Q1 के। एक शक्ल ईटा की ये देख लिया आपने, एक शक्ल ईटा की ये, एक शक्ल ईटा की ये, एक और शक्ल ईटा की भी आप देख लें। 1 माइनस ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट और इनपुट, यहाँ वर्क डन की सूरत में ये वर्क डन जो है इसकी जगह पर ये पावर आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि पावर जो है वो असल में वर्क डन ही है, बस टाइम का फैक्टर आ जाता है। तो इसमें देखें यहाँ आप चेंजेस हो रही है कि यहाँ मैंने लिखा था कि आपका ईटा जो है वो वर्क डन और Q1 के बराबर है, और इसकी जगह पर आ गया वर्क डन की जगह पर क्या, पावर आ गया। अब ये पावर उसने हमें दिया हुआ है आउटपुट, वर्क ये ईटा भी दिया हुआ है। Q1 जो है वो हमसे पूछ रहा है, और Q2 जो है वो हमसे पूछ रहा है। तो पहले Q1 फाइंड आउट कर लें इसके लिए, तभी जाके आप जो है वो Q2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ईटा को नीचे ले आइए। पावर कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 5 लाख
वाट में है, किलोवाट में नहीं लेना, वाट में लेना है। और ईटा जो हमारे पास 30% है, तो 30% जो है अगर मैं इसको 30 को डिवाइड करूं 100 पे तो ये 0.3 बनता है। तो ये 0.3 आप लिख लीजिए ईटा की जगह पर। तो इसका जो जवाब Q1 आपके पास आएगा वो Q1 आपके पास आएगा 1666666, 6 दफ़ा 6 आएगा, उसके बाद भी 6 आएगा, 66 पॉइंट के बाद, गलती नहीं करनी, 1666666.66 जूल्स। ये आपके पास Q1 जो है वो आ गया। अब आपके पास Q1 भी आ गया। Q1 कितना है? 1666666.66 जूल्स। अब जो है आप इसकी तरफ चल सकते हैं Q2 की तरफ। Q2 फाइंड आउट करने की बोल रहे हैं ना, Q2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन वर्क डन जो है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर है। और इसी वर्क डन को तो हम पावर यहाँ हमने बोल दिया है, तो यहाँ पर ये Q1 माइनस Q2 हो जाएगा पावर, ठीक है भाई। और इसी के अंदर हम जो है ये Q2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। Q2 यहाँ लें, ये Q1 माइनस पावर, और ये Q2 बराबर हो गया, Q1 कितना है हमारे पास? 1666666.66, ठीक है। और माइनस पावर हमारे पास कितना है? 5 लाख, ये हो गया। तो इसका जवाब जो आपके पास Q2 आएगा वो ये आएगा। Q2 बराबर है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल्स। ये Q2 भी आ गया, लेकिन ये आया पर सेकंड, ये बात जहन में रखनी है। ये Q2 जो आपके पास आया है ये पर सेकंड आया है, 1 सेकंड का Q2 आया है आपके पास, 1 सेकंड का। वो पर आवर की बोल रहा है, 1 घंटे की। और 1 घंटे में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये जो 1 सेकंड का आपके पास आया है Q2 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 1 घंटे का Q2 जो है आ जाएगा, जो कि उसने आपसे बोला है फाइंड आउट करने का। और वो बनेगा आपके पास 4.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 पर आवर, जूल्स पर आवर, जूल पर आवर, ठीक है भाई। ये Q2 भी आपके पास आ गया, जो कि उसने आपसे बोला था कि फाइंड आउट करके बताइए। 6 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चल लें। न्यूमेरिकल 6 जो है उसमें बोल रहा है हीट इंजन जो है वो वर्क डन कर रहा है। सिक्स जो है इसमें बोल रहा है हीट इंजन जो है वो वर्क डन कर रहा है। अब वर्क डन जो है वो पावर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वर्क डन ले लें आप या पावर ले लें 0.4166, ठीक है। तो हीट इंजन जो है वो वर्क डन कर रहा है 0.4166 वाट्स इन 1 आवर, यानी कि इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड्स के अंदर इतना वर्क डन हो रहा है, इतने वाट का पावर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर हीट इंजन, ठीक है। और रिजेक्ट्स, यहाँ पर जो हमारे पास हीट रिजेक्ट हो रही है Q2, ये है 45,000 जूल्स की हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है। एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है ईटा, एफिशिएंसी बताइए। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। ठीक है भाई, तो अगर एफिशिएंसी आपको बतानी है तो आपको पास वर्क डन पहले पता होना चाहिए। तो हमारे पास पावर वाला फॉर्मूला जो है वो क्या किसके बराबर है? वो
वर्क डन और टाइम इसके बराबर है। और यहाँ पर हम जो है वो वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको पी टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, पावर हमारे पास कितना है 0.4166 मल्टीप्लाई बाय 3600 इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा 1500 जूल्स। कितना आ जाएगा 1500 जूल। अब ये वर्क डन आ गया ना, तो अब यहाँ पर जो है आराम से आप जो है वो इसकी मदद से Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क डन आ गया आपके पास, अब Q1 भी फाइंड आउट कर लें। Q1 फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो चेंज इन वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के। वर्क डन आपके पास आ चुका है, कितना है 1500, ठीक है। Q1 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और Q2 जो है वो आपके पास ये रहा 4500। इसको यहाँ पर लेके आएंगे या इसको वहाँ ले जाएं आप, तो आपके पास जो है वो Q1 फाइंड आउट हो जाएगा 6000 जूल्स, 6000 जूल्स, ठीक है भाई। और उसके बाद अब आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। आप देख रहे हैं इतना जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, Q2 अपॉन Q1, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास ये 1 माइनस Q2 कितना है हमारे पास, और Q1 हमारे पास कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया ये Q1, ये रहा 6000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास जो है वो एफिशिएंसी आ जाएगी 25%, 25%, ठीक है भाई। 7 वाला जो है इसको भी देख लेते हैं यार। इसमें एक चीज़ नहीं पूछ रहा आपसे, 4 चीज़ें पूछ रहा। चार चीज़ें आपसे पूछ रहा है। पहले तो टेम्परेचर दिया हुआ है T1 इसने आपको दिया हुआ है 850 केल्विन। T2 जो है इसने आपको दिया हुआ है 300 केल्विन। वर्क डन जो है उसने बताया है कि 1200 जूल्स का वर्क डन है, ठीक है। और टाइम जो है यहाँ पर 0.25 सेकंड है, ठीक है। 4 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। पहले एफिशिएंसी बोल रहा है, एफिशिएंसी बताइए। बी में फिर बोल रहा है पावर भी बताइए। सी में फिर कह रहा है कि आप जो है वो Q1 बताएं, और डी में कह रहा है फिर Q2 भी आप बताएं, ठीक है। बारी बारी इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले ए को देख लेते हैं। ए में हमारे पास क्या है, ईटा। सोल्यूशन इसका पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर ईटा जो है वो बराबर है 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस 300 आ जाएगा, और 850 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके पास निकल आएगा 64.7%, ठीक है भाई। बी जो है इसमें पावर आपको बताना है, तो पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, पावर बराबर है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन भी है आपके पास कितना है 1200, टाइम भी है आपके पास कितना है 0.25, तो पावर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 4800 वाट, ठीक है। इसको आप किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये किलो वाट में आ जाएगा 4.8 किलो वाट, 4.8 किलो वाट। ये आपका पावर भी आपको पता चल गया।
फिर Q1 जो है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए Q1 फाइंड आउट करने के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एफिशिएंसी बराबर है किसके, पावर अपॉन Q1 के। पावर अभी आपने फाइंड आउट की है 4.8 किलोवाट, ठीक है भाई। और ये आपके पास वर्क डन भी है, बल्कि पावर के बजाय आप वर्क डन से फाइंड आउट कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये रहा वर्क डन की वैल्यू आपके पास मौजूद है और Q1 भी आपके पास मौजूद है। ये T1 असल में Q1 ही है, याद है मैंने पहले ही बताई थी ये बात। और ये T2 असल में Q2 है। तो आपके पास जो है यहाँ पर Q1 इस तरह से आप ये Q1 आप इस तरह से, अरे यार सॉरी जल्दी लगी हुई होती है ना, बस देर हो रही होती है तो ये हो जाता है। Q1 की वैल्यू तो आप फाइंड आउट करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो फॉर्मूले को रीअरेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा ईटा मल्टीप्लाई बाय Q1 यहाँ आ जाएगा, ईटा वहाँ पे चला जाएगा। वर्क डन कितना है हमारे पास, 1200, ठीक है। 64.7% मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये Q1 आपके पास आ जाएगा इस तरह से 1854 पॉइंट 1854.75, ठीक है भाई। ये भी आ गया जूल्स, Q1 भी आ गया। अब बोल रहा है Q2 भी फाइंड आउट कर लें, तो यार ये W वर्क डन से हो जाएगा। वर्क डन बराबर है Q1 माइनस Q2, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा Q2, इसको यहाँ पर ले आइए, वर्क डन को यहाँ ले आइए, Q1 माइनस, तो Q1 हमारे पास कितना है भाई, 1854.75 माइनस वर्क डन कितना है 1200, तो ये आ जाएगा 554.7 जूल, 654.7 जूल, ठीक है भाई। आखिरी प्रॉब्लम देख लें, देर हो रही है यार, असल में थक भी गया, क्योंकि अब वो इन आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में भी वही बातें कर रहा है, वो कोई नई चीज़ तो है नहीं। Q1 है इसमें आपके पास 52 किलो जूल्स, Q2 जो है वो 36 किलो जूल्स है, ठीक है। एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है और वर्क डन आपसे पूछ रहा है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो एफिशिएंसी के लिए ईटा बराबर है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 माइनस Q2 आपके पास कितना है 36, Q1 आपके पास कितना है 52 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 30.7%, 30.7%। वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना, तो ये ईटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ये रहा वर्क डन अपॉन Q1, तो ये ईटा मल्टीप्लाई बाय Q1 है आपके पास, तो वर्क डन जो है आपके पास इस तरह से ये आ जाएगा। ईटा कितना है 30.7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना है 52, तो ये
वर्क डन आपके पास आ जाएगा 15.9 किलो जूल्स। ठीक है भाई, प्रॉब्लम्स भी तमाम हुई, अब इजाज़त दे दीजिए। ठीक है, अब क्या रह गया, हो तो गया ना सब कुछ। वर्क डन भी पता कर दिया, ये भी पता कर दिया, अब क्या, हाँ सही है। ठीक है भाई, अगला चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।